करंट डेंसिटी आज का यही टॉपिक है जो आप पढ़ने जा रहे हो। तो स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का टॉपिक, जो कि है करंट डेंसिटी, है ना, विद्युत धारा का घनत्व। अब ये डेंसिटी मतलब क्या होता है, सोच ही रहे होगे। डेंसिटी मतलब क्या होता है? जैसे कि भीड़ भाड़ होता है, जैसे क्राउड होता है, भीड़ होता है, तो वो क्या है? वो घनत्व है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, उसी को कहते हैं घनत्व। तो जिस तरह से आप सिनेमा हॉल जाते हो तो वहां पे कैसे होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है तो कितना सफोकेशन होता है ना। फिर उससे रेलवे टिकट प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो कितना सफोकेशन होता है। तो डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। कितना घनत्व है, कितना स्ट्रेंथ है। 100 है तो ज़्यादा घनत्व है, 100 स्टूडेंट है उसी क्लास में तो ज़्यादा घनत्व है, अगर 50 स्टूडेंट है तो कम घनत्व है। तो इसलिए आज का टॉपिक आपका है करंट डेंसिटी। इसी तरह से करंट, यही चीज़ करंट पे लागू होता है। करंट पे क्या लागू होता है? तो करंट पे ये लागू होता है कि अगर मान लो कि 100 एम्पेयर का करंट है, ठीक है, 100 एम्पेयर। करंट को हम लोग किस में नापते हैं? एम्पेयर में, ठीक है। अब 100 एम्पेयर के करंट में आपका क्या है, ठीक है, कितने एरिया से जा रहा है? तो 10 मीटर क्रॉस सेक्शन, जो वायर का ऊपर का क्रॉस सेक्शन होता है ना, उसको ले लो। तो मान लो वो 2 मीटर स्क्वायर है। कितना क्रॉस सेक्शन? 2 मीटर स्क्वायर है। तो 100 एम्पेयर का करंट 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से जाएगा तो कितना करंट होगा? कितना करंट, इसका डेंसिटी कितना होगा? 50। अब उसी 100 मीटर स्क्वायर 100 एम्पेयर के करंट को अगर 4 मीटर स्क्वायर वाले वायर का क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कराओगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 5 कर दो, 5 सबसे अच्छा, 5 इजीली वो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे, है ना। अगर एरिया कम है तो करंट डेंसिटी ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी कम है। इसलिए करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है? करंट I अपॉन ए, एरिया। और इस करंट डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं J से। तो इसलिए करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पासिंग थ्रू अक्रॉस सेक्शन एरिया A। करंट पासिंग थ्रू अक्रॉस सेक्शन एरिया A मतलब करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। अगर एरिया कम है तो करंट डेंसिटी ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी कम है ना। तो इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। आई बात समझ में? और एक चीज आपको याद रखना है कि करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सुन के अजीब लगा? क्यों? क्योंकि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और करंट जो होता है वो आपका क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। किसका स्केलर प्रोडक्ट होता है? तो यही करंट डेंसिटी का, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया का, है ना। इसका क्या होता है? आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए जो है करंट आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो अगर करंट डेंसिटी आपको पूछा जाए तो क्या करोगे? कहोगे करंट पर यूनिट एरिया। अब सपोज दैट आपको कहा जाए कि इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट तो आराम से लिख सकते हो एम्पेयर। करंट नापते हैं एम्पेयर से और एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा क्या? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर मतलब m-2, ठीक है। अब इसी का अगर मान लो कह दिया जाए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या करोगे? एम्पेयर को तो एम्पेयर ही रहने दो और मीटर को नापते हैं लेंथ से, तो l-2 हो जाएगा। तो a l-2 हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक कोई दिक्कत समझने में? तो इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी, मतलब विद्युत धारा का घनत्व।
कि एक गिवन वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है। एक गिवन वायर है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो एक आइडिया आपको लग गया कि करंट डेंसिटी क्या होता है कि नहीं? उसका यूनिट क्या होता है? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो Al-2, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, क्या? तो L-2 इंटू A, किसी भी तरह से लिखा हो, कंफ्यूज मत हो जाना वहां जाके, ऐसे नहीं ऐसे बताया था। आई बात समझ में? बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऐसे बताए थे सर, तो ऐसे कैसे हो गया? तो ऐसे ही होता है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हम लोग यहां तक समझ पा रहे हो? ठीक है, तो करंट डेंसिटी यही होता है आपका कि करंट पासिंग थ्रू अक्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और यू कैन से इट एज करंट पर यूनिट एरिया इज नॉन एज करंट डेंसिटी। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी व्हाइल करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी? तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और करंट जो होता है वो क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है करंट डेंसिटी और एरिया का। यहां तक क्लियर है हम लोग? आई बात समझ में? तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जो वहां पे आ रहा है डिफिनेशन, ये फॉर्मूला और ये यूनिट और ये डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि करंट डेंसिटी क्या होता है। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जे से। और ये क्या होता है? एक आपका ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। जे इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? आई अपॉन ए। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? एरिया के इंक्रीज होने से करंट डेंसिटी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? और एरिया कम होने से करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होने से करंट डेंसिटी कम होगा। तो ये आपका क्या है? करंट डेंसिटी। ठीक है, अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप पहले ये बेसिक्स को कनेक्ट करो, और बेसिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आया। तो इससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि I इक्वल टू किस तरह से आपका आता क्या है? I इज इक्वल टू किस तरह से आपका आता है? N E A V D, जिसमें I करंट है। आई बात समझ में? और ये करंट किस पे डिपेंड करता है? तो जो वायर होता है, हाँ वायर, उस वायर के अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना? कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? ठीक है, अगर वो गोल्ड का तार होगा तो उसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर वो एल्युमिनियम का तार होगा उसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसलिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस पे। फिर ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं? फिर आपका ए क्या है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब वो जो आपका वायर है उसका एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन का मतलब ऊपर वाले पार्ट का। ठीक है, वायर को ऐसे करते हो, ये वाला जो पार्ट होता है इसी को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना? तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? आई बात समझ में? और फिर नेक्स्ट क्या? वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका? इलेक्ट्रॉन का, है ना? और ये कब? जब वो आवारा कुत्ते की तरह घूम रहा था तो हमने क्या किया था? एक बैटरी लगाया था, है कि नहीं? बैटरी, एक हंटर लगाया था, तो फिर वो सारे कुत्ते क्या हो गए? अलाइंड हो गए एक मोशन में, और फिर ड्रिफ्ट करने लगे धीरे 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 धीरे, तो आवारा कुत्ते फिर पालतू कुत्ते हो गए, है कि नहीं? तो सेम वही कुछ हालत होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये चीज हमने कहां से देखा था? ये चीज देखा था, इसको मान लो आप इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो आपका ये आई का वैल्यू है ये पुट कर देते हैं कहां? इस इक्वेशन 1 में। तो पुट करो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? तो J इक्वल टू हो जाएगा क्या? तो I कितना है? तो N E A V D, और नीचे में क्या है? A। अब ध्यान से देखो, ये A और A क्या हो गया आपका?
कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एन ई वी डी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, मान लो इसको। तो ये क्या हो गया आपका करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं करंट क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया NEVD। यहां तक क्लियर है। और ये तभी वैलिड होगा, कौन, J = NEVD तभी वैलिड होगा जब आपका करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा एरिया के। मतलब जो करंट का डायरेक्शन है, सपोज दैट ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, ठीक है, और करंट इस पे क्या है, परपेंडिकुलर फ्लो करना चाहिए I। ठीक है, तो इसके और इसके बीच का जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे है तो इसको इसके बीच का एंगल, मतलब हाँ ठीक है, तो इसका ना एरिया के पर तभी ये वैलिड होगा J, है ना। इस चीज को नोट डाउन कर लो कि जो आपका ये इक्वेशन है J = NEVD, ये तभी वैलिड होगा, कब वैलिड होगा, तभी वैलिड होगा जब करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत। तो J = I/A होता है, ये मैंने बता दिया। I = NEVD होता है, ये भी मैंने बता दिया। अब J में यहाँ पे I के जगह ये पुट किया, A कैंसिल हो गया, तो ये हो गया। अब याद कर लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्लास, हाँ जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू मैंने बताया था VD = याद करो किस तरह से जो है आवारा घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या उसमें क्या दिया हमने, एक वोल्टेज अप्लाई किया बैटरी लगा के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो उसमें क्या आ गया, इधर उधर जो भटक रहा था इलेक्ट्रॉन, उसमें आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था इस तरह से, -e/τ/m। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, E इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच के कोलिजन का टाइम, और m क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो आप कर ही चुके हो, ये तो आप जानते हो VD = -e/τ/m होता है। तो यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत समझने में। तो अब इस VD का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन 4 है VD, इसको पुट करेंगे कहां, इक्वेशन 3 में। तो कुछ नहीं करना है, बस उसको पुट कर देना है। तो J बराबर क्या हो जाएगा आपका, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा NE, और VD की जगह क्या पुट करना है, तो VD की जगह हमें पुट करना है -e/τ रिलैक्सेशन टाइम बाय m। यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत समझने में। तो अब इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करके अगर इसको लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर रीअरेंज करके लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा J = N। ठीक है, फिर E × E क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर, और ये माइनस साइन को आगे रख दो, फिर ये टाउ है, ठीक है, और ये बाय m जो है इसको लिख लो। और बस कुछ नहीं करना था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा अलग से लिख लेना था। ये थोड़ा सा चीफ गेस्ट है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गेस्ट है हमारे लिए, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे हम लोग, अलग से लिख लेंगे और इनको अलग से खातिरदारी दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है हम लोग। अब इसको अलग लिखने का यही था कारण कि जो ये वैल्यू आ रहा है यहां पे E के अलावा जो वैल्यू आ रहा है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, और ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम बाय m। तो ये जो वैल्यू आ रहा है आपका, एग्जैक्टली इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। याद कर लो इसको, इसी वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी। आई बात समझ में, ठीक है। सुचालकता, इसको क्या कहते हैं, सुचालकता। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू
कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक क्लियर है हम लोग? ठीक है। अब करंट डेंसिटी और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, और करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। इसलिए चूंकि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए यहां पे ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो अलग से। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बस थोड़ा सा याद रखना, बाकी सब तो फ्लो समझ में आ ही रहा है। तो ये जो है माइनस क्यों हट गया? तो माइनस इसलिए हट गया क्योंकि जो J और E है दोनों का सेम डायरेक्शन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से आपका माइनस हट जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा इंटू ई, इसको स्मॉल डेल्टा कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? स्मॉल डेल्टा, या बहुत लोग इसको सिग्मा ही पढ़ते हैं, लेकिन डेल्टा ज्यादा सही है। तो स्मॉल डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा इंटू ई, तो ये हो गया कंडक्टिविटी। तो यहां से आपने क्या देखा कि किस तरह से हम लोगों ने J इक्वल टू आई बाई ए किया। ठीक है, ये तो आपको पता था। माइक्रोस्कोपिक मॉडल से NEAVD होता है, ये भी आपको समझ में आ गया कैसे हुआ था, जाके वीडियो देख लो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर जब I की जगह हम लोगों ने NEAVD पुट किया तो I बाई ए में ए ऊपर नीचे कट गया तो बचा NEVD बच गया। फिर जब ये NEVD बच गया, इसमें हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन याद कर लो क्या किया था हमने, उस वीडियो लेक्चर को जाके देखो, E टाउ बाई m कैसे आया था, तो उसको देखोगे तो VD इक्वल टू माइनस E टाउ बाई m होता है, ये मैंने बता दिया था। अब जब इसको हम लोगों ने इस इक्वेशन 3 में VD का वैल्यू पुट किया तो क्या हुआ, तो ये हो गया माइनस ई टाउ बाई एम माइनस एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, तो ये हो गया क्या, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा, कंडक्टिविटी। और चूंकि J और E का जो होता है क्या, डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए कंडक्टिविटी यहां से माइनस साइन हट जाता है, तो ये हो गया J इंटू डेल्टा E। तो यहां तक समझ में आया? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, आप जल्दी से इस डेरिवेशन को नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मान लो क्या, इक्वेशन 5। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से आप। तो ये जो J इक्वल टू डेल इंटू ई है, इसमें डेल्टा क्या है आपका, कंडक्टिविटी है। तो इस डेल्टा का जो वैल्यू है, कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है, गौर से देखना इसको। हाँ, इस डेल्टा का वैल्यू क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, क्योंकि इसी जगह पे हम लोगों ने डेल्टा पुट किया है। तो ये जो स्मॉल डेल्टा है, इस स्मॉल डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो ये हो गया क्या, कंडक्टिविटी में क्या सब इन्वॉल्व है, तो कंडक्टिविटी में इन्वॉल्व है आपका एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई होता है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, टाउ होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम जो कि दो इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच का टाइम होता है, और m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टिविटी मतलब सुचालकता, ठीक है, ये अपोजिट होता है किसके, रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टेंस से रेजिस्टर, रेजिस्टर से रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहां पे कंडक्टर से कंडक्टिविटी जिस तरह से होता है उस तरह से रेजिस्टर से रेजिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टर से कंडक्टिविटी आया, और एक जो मेटल वायर होता है उसका कंडक्टिविटी किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो उस वायर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम पे, और मास पे। यहां तक क्लियर हम लोग। और जो ये कंडक्टिविटी होता है, सुचालकता, इसका जस्ट अपोजिट होता है कुचालकता, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, जो आता है रजिस्टर से, रेजिस्टेंस जैसे बल्ब, पंखा, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस है, उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसलिए जो ये डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, तो ये स्मॉल डेल्टा जो है वो जो मतलब जो रेजिस्टिविटी रो होता है वो कितना, रेजिस्टिविटी को नोट डाउन कर लो, रो से टेढ़ा पी, है ना, इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी, टेढ़ा पी। और ये रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा किसके, कंडक्टिविटी के, तो इसलिए 1/डेल्टा हो जाएगा, स्मॉल डेल्टा। तो रेजिस्टिविटी चूंकि अपोजिट होगा इसलिए इसका इनवर्स हो जाएगा 1/डेल्टा। ठीक है, तो इसलिए जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू हो जाएगा, ये m ऊपर चला जाएगा और ये n स्क्वायर टाउ
NE स्क्वायर टाउ सब क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा इसे लिखोगे तो ये ऊपर m ऊपर और ये वैल्यू सारा नीचे चले आएगा। तो इसलिए जो रो है आपका मतलब रेजिस्टिविटी, वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m बाय n ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। और यही हो गया आपका क्या, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी में क्या सब इन्वॉल्व है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n e और टाउ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से आता है रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस से आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस होता है कंडक्टर में जिसको हम लोग सुचालक कहते हैं, और रेजिस्टिविटी होता है रजिस्टर में जिसको हम लोग कुचालक कहते हैं। और रजिस्टर क्या होता है, तो जिस तरह से आपके घर में रजिस्टर तो एक छोटा सा डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन जनरली अगर रजिस्टर की बात करो तो पंखा, बिजली, टीवी, फ्रिज, ये सब क्या है, ये सारा चीज आपका क्या है, रेजिस्टेंस का काम करता है ना, जो विद्युत धारा को रोकता है और उस धारा का एनर्जी को, मतलब उस करंट को यूज करता है दूसरे एनर्जी को देने में। जैसे बल्ब यूज करता है लाइट एनर्जी देने में, है कि नहीं। टीवी यूज करते हो तो एंटरटेनमेंट होता है, फ्रिज यूज करते हो तो ठंडा मिलता है, फैन यूज करते हो तो विंड एनर्जी मिलता है। तो यही होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में जो है उसी से बनता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या होता है ये आपने समझ गया कि ये इनवर्स होता है कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। यहां तक कोई दिक्कत समझने में किसी को, कोई दिक्कत, क्लियर है। क्योंकि इस टॉपिक के जस्ट बाद हम लोग लीड करेंगे ओम्स लॉ और ओम्स लॉ का डेरिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्या टेक अवे, मतलब यहां से क्या क्या याद रखना है कि जो करंट डेंसिटी होता है वो होता है करंट पर यूनिट एरिया, जिसमें करंट जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक मॉडल से आपने प्रूव कर दिया था NeAVD होता है। और ये NeAVD में करंट डेंसिटी में जब इसको पुट करेंगे आई का वैल्यू, तो AA कैंसिल होकर ये NeVD होगा। और जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका वैल्यू पुट करोगे इस वाले क्वेश्चन 3 में, तो आपका हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाय m इंटू ई। और एग्जैक्टली इसी NE स्क्वायर टाउ बाय m को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, जिसको स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये माइनस साइन इसलिए गायब हो गया क्योंकि J और E का डायरेक्शन सेम होता है ना। अब ये जो डेल्टा, स्मॉल डेल्टा है, इसका क्या, n स्क्वायर टाउ बाय m। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, n स्क्वायर टाउ बाय m, जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, m मास। और जो ये कंडक्टिविटी होता है आपका, वो अपोजिट होता है किसके, रेजिस्टिविटी के। इसलिए इनवर्स होता है किसके, रेजिस्टिविटी के। इसलिए रेजिस्टिविटी को हम लोग टेढ़ा p से डिनोट करते हैं, और इसको लिखते हैं हम लोग 1 बाय डेल्टा। और इसी में डेल्टा की जगह ये पुट कर देंगे। इसको 5 इक्वेशन माने हो तो इसको 6 मान लो, इसको 6 माने हो तो इसको 7 मान लो, इसको 7 मान लो, तो फाइनली ये 8 आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। तो करंट डेंसिटी से यही सब चीज आपको याद रखना है। और एक चीज क्या है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, I जो है वो क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। वहीं अगर आपसे कहा जाए कि J क्या है, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी, किसका, यह है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर। और जो ये J होता है ये होता है क्रॉस डॉट प्रोडक्ट IA cos थीटा। तो J इक्वल टू IA cos थीटा होता है, इसको बस नोट डाउन कर लो। आई बात समझ में। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि करंट डेंसिटी क्या होता है, और करंट डेंसिटी से किस तरह से हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव किया, और कंडक्टिविटी से किस तरह हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव किया। क्योंकि इसी चीज का यूज करके अब हम लोग ओम्स लॉ को देखने वाले हैं। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत समझने में? अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक कर सकते हो तो कर लो यार, और पढ़ते रहो, ठीक है। बस आप मेहनत करते रहिए। जिस तरह से वीडियो अरेंज्ड है आपका प्लेलिस्ट में, बस एक एक वीडियो को देखते रहिए। NCERT का सारा सॉल्यूशन भी आपको 1 शॉट में किया गया है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस आराम से हर एक दिन 1 से 2 वीडियो देख लो, और वीडियो भी हाफ एन आवर से कम ही है, ठीक है। तो आराम से आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने हौसले के साथ पढ़ते रहिए, हौसला बुलंद रखिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।